नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम परीक्षाओं के दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण विषयों को आज हम जानेंगे, जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल और जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। तो आइए हम इसको डिटेल से जानते हैं। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 का सफल परीक्षण 29 दिसंबर को चांदीपुर ओडिशा में किया गया। पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। यह भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका विकास डीआरडीओ के प्रयोगशाला में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एआरडी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, HEMRL हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है। पिनाका भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है और पिनाका ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी प्रभावशाली क्षमता को साबित किया था। यह ऊंचाई पर स्थित दुश्मनी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट करने में सक्षम रहा था। साथियों, पिनाका जो अभी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया गया है, उसकी क्षमता 120 किलोमीटर दूरी तक मार करने की है। साथ ही यह रूसी ग्रैंड BM-21 रॉकेट प्रणाली को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे ये आएगा। साथ ही भविष्य में पिनाका 4 का भी परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है, जो कि ये संभावित है कि वर्ष 2028 तक किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होगी। और इस पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको आर्मेनिया, फ्रांस, कई सारे देश खरीदने के लिए इच्छुक भी है और इससे हमारी LOC LAC की सुरक्षा प्रणाली में वृद्धि होगी। साथ ही साथियों, हम पिनाकी जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। यह प्रणाली 44 सेकंड में एक साथ 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है और इसकी मारक क्षमता के अनुसार इसको कैटेगराइज किया गया है। पिनाका MK1 जिसकी मारक क्षमता 37.5 से 40 किलोमीटर थी, पिनाका MK1 एनहेंस जो वर्जन था उसकी 45 से 50 किलोमीटर थी, पिनाका सेकंड जो गाइडेड है उसकी 75 से 90 किलोमीटर, तथा अभी लॉन्ग रेंज गाइडेड जो रॉकेट पिनाका है जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। इसके कैलिबर का व्यास 214 mm है। साथ ही यह ट्रक माउंटेड रॉकेट लॉन्चर है, जिससे कि यह उबड़ खाबड़ रास्तों पे शूट एंड स्कूट अर्थात दागो और भागो कर में सक्षम है। अब साथियों, हम जानेंगे आकाश NG अर्थात न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में। साथियों, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको DRDO की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है और इसका वर्तमान में जो उत्पादन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और इसका सफल परीक्षण इसी माह में चांदीपुर ओडिशा में किया गया। और यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे उच्च गति वाले हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत के हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करेगा, खासकर चीन और पाकिस्तान के सीमाओं पर। साथियों, इसकी क्षमता ये 360 डिग्री कवरेज करने अर्थात अपने चारों ओर कवरेज करने के साथ साथ ये 10 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है, साथ ही उस पर अटैक भी करने की क्षमता रखता है। यह भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कार्य करता है। इसको आर्मेनिया जैसे देशों द्वारा निर्यात भी किया जा रहा है। और साथियों, परीक्षण के दौरान मिसाइल ने बहुत कम ऊंचाई वाले और लंबी दूरी के उच्च ऊंचाई वाले लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता से नष्ट कर दिया था जब इसका टेस्टिंग किया गया। और इसकी विशेषता है कि इसे कंटेनर में भी रखा जाता है और इससे परिवहन में आसानी होती है और यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।
साथ ही साथियों हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। इसकी जो मारक क्षमता है 70 से 80 किलोमीटर है। जो पुराना संस्करण था इसका, उसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर थी। और इसकी गति जो है 2.5 मैक है, जो ध्वनि के गति के 2.5 गुना है। साथ ही इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जो इसे हल्का बनाता है और अत्यधिक कुशल बनाता है। अब इसका वजन साथियों 350 किलोग्राम है, जबकि पुराना जो संस्करण था उसका वजन 720 किलोग्राम था। साथ ही यह आरएफ सीकर से लैस है, जिससे कि जो है टर्मिनल के सटीक जिससे टर्मिनल चरण में जो है सटीक निशाना लगाने में इसको मदद मिलती है। इसके बाद साथियों हम थोड़ा सा जानेंगे जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। जापान में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू किया जा रहा है। अभी वहां की जो विधानसभा है नगीता प्रांत की, उसने इसको अनुमति दी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 8,212 मेगावाट है। इसका संचालन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा किया जाता है और यह वही कंपनी है जो वर्ष 2011 में फुकुशिमा आपदा के समय वहां का प्रबंधन देख रही थी और उसके बाद यह साथियों पावर प्लांट बंद हो गया था। फुकुशिमा हादसे के बाद यह सुरक्षा में बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। समुद्र की लहरों से बचने के लिए 15 मीटर ऊंचाई की चारों तरफ दीवारें बनाई गई हैं, जो कि भूकंप रोधी ढांचों से मजबूत किया गया है जिन दीवारों को। साथ ही साथियों यह जो संयंत्र है इसका वहाँ के लोगों द्वारा जो है विरोध भी किया जा रहा है। विरोध का कारण जो है उस 2011 में वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो इस प्लांट से रेडिएट हुई थी वो वहाँ पे फैल गई थी समुद्र में एक घटना के बाद, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों इसकी महत्व जापान के लिए यह है कि यह अपनी ऊर्जा जरूरतों, महंगे आयातित ईंधन, गैस, कोयला पर निर्भर है, उसको ये मीट आउट कर देगा। इस संयंत्र से शुरू होने के बाद बिजली की कीमतों में कम होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही वहाँ का जो डेटा सेंटर्स के कारण जो बिजली की मांग बढ़ रही है उसकी भी जो है उसकी भी जरूरत को ये पूरा करेगा। साथियों हम जानेंगे जो काशिवाजाकी कारिवा का इतिहास और फुकुशिमा की आपदा क्या थी जिसके कारण ये प्लांट बंद हो गया था। साथियों ये संयंत्र जो है 1978 में इसकी जो है शिलान्यास किया गया और उसके बाद इसके डिफरेंट टाइम्स पे जो है 1997 में सबसे इसकी आखिरी यूनिट नंबर 7 लगी, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बन गया। और वर्ष 2011 में साथियों जो फुकुशिमा आपदा है उसके बारे में जानेंगे। वर्ष 2011 में भूकंप और सुनामी के बाद सुरक्षा कारणों से जापान ने सभी 54 रिएक्टर अपने बंद कर दिए थे। अब उस वक्त हुआ ये था कि 11 मार्च 2011 को दोपहर में 2:46 पे जापान के उत्तर पूर्वी तट पे तोहोकू क्षेत्र में 9 रिएक्टर का तीव्रता का जो है एक भूकंप आया था, जिसके बाद जो है सुनामी भूकंप के लगभग 40 से 50 मिनट बाद जो है 14 से 15 मीटर ऊंची जो है समुद्र से सुनामी की लहरें उठी और जिसके कारण जो है वहां का रिएक्टर बंद हो गया। और लेकिन जो है अब उस लहरों का ये रहा कि वो जो है पानी जो है इमरजेंसी डीजल जनरेटर को जो है नष्ट कर दिए और इससे ये हुआ कि वहाँ के जो कूलिंग सिस्टम था, कोई भी पावर प्लांट होता है तो उसमें एक कूलिंग सिस्टम होता है, उस कूलिंग सिस्टम को भी बंद हो गया वो। और उसके बाद जो रिएक्टर था उसका तापमान बढ़ता गया और 2 और 3 नंबर में जो कोर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे वो पिघल गए और अत्यधिक जब गर्मी हो गई, अब टेम्परेचर बढ़ता गया तो हाइड्रोजन गैस बनी और वहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और जिसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल से वो वातावरण और समुद्र में फैल गए। वहां की सरकार द्वारा जो है उस समय तत्काल जो है एक्शन लेते हुए 20 किलोमीटर का क्षेत्र खाली कराया गया। लगभग 1.5 लाख लोग जो है वहां से घर छोड़ना पड़ा और इस कारण जो है वहां पे क्या हुआ कि अब खैर वहां पे बहुत ज्यादा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, लेकिन बाद में जो है उस वक्त नहीं हुए, लेकिन बाद में काफी लोग जो है
उस घटना के बाद जो है डेथ हो गए थे, जिसके कारण वहाँ के लोगों द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही जो है वहाँ से जो ट्रीटेड वाटर है उसका भी चाइना और साउथ कोरिया के द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।